नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। शनिवार की क्लास में हमने जो है विद्यानिवास मिश्र का जो है परिचय देखा था। विद्यानिवास मिश्र की साहित्यिक प्रवृत्तियों के बारे में जो है जाना था। आज हम उनका जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध जो है हम पढ़ेंगे। इस निबंध में उन्होंने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के विचारों में जो अंतर पाया जाता है और वो अंतर जो पाने का कारण है वो सोच का अंतर है। पुरानी पीढ़ी जो है नए पीढ़ी के बच्चों के प्रति क्या सोचती है और कैसे जो है चिंतित होती है और कैसे किसी कार्य के लिए मना भी नहीं कर पाता है। इसमें इस तरीके के कुछ विचार प्रकट किए हैं। एक तरीके से इस निबंध को हम व्यंग्यात्मक निबंध भी कह सकते हैं और ललित निबंध भी कह सकते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, महीनों से मन बेहद बेहद उदास। देखेगा व्यक्ति के सामने जब कोई कार्य नहीं होता है तो वह किम कर्तव्य मूड या उदास की स्थिति में चला जाता है, या मानसिक मनोविकार जो हैं वो मानसिक मनोविकार उसको जब हावी हो जाते हैं उसके मनोमस्तिष्क पर तो वो उदास की श्रेणी में चला जाता है। महीने से मन बेहद बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। आसपास के तनाव यानी जब हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उस समाज के कारण या उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों के कारण भी हमारे मन में तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर, खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। कितनी बड़ी बात कही है। खुले आकाश, खुले आकाश के नीचे भी, खुले आकाश के नीचे भी सांस लेने में लेखक को जो है परेशानी हो रही है। यानी इस पंक्ति में निहितार्थ जो है यह है मन की घुटन और मन की उदासी। जब आप मानसिक रूप से जो है मनोविकार जब मन पे हावी होते हैं तो हमें जो है खुले आकाश के नीचे भी सांस लेने में जो है कठिनाई पैदा होती है। तो खुलकर सांस लेने की जगह की कमी, जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजारों बाधाएं, कुछ ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती, फिर भी रात रात नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृति और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती है। यानी ये आपके सोच और उस पे जो है आपकी मानसिकता पे ये सब निर्भर करता है कि छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आपके ऊपर हावी हो जाती है तो वो भी आपको किस कदर जो है परेशान करती है। यानी यहाँ लेखक ने उदासी के जो कारण है या हमारा मनोवैज्ञानिक जो वेग है उस मनोवैज्ञानिक के वेग की स्थितियों को स्पष्ट किया है। यानी कोई खास वजह भी नहीं होती फिर भी हम क्या है उदास हो जाते हैं। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्तित्व की परिपक्वता की कमी भी यहाँ हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता, और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। यानी मामूली बात, यानी ये आप जिस चीज़ के ऊपर जितना चिंतन करेंगे, जिस विषय वस्तु पर या जिस छोटी से छोटी बात पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर चिंतन कर लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करना भी आपके लिए क्या है हानिकारक हो जाता है।
यानी ये हमारे मनोवेग पे ही निर्भर करता है। कुछ व्यक्तित्व के ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी बात होने पर भी उसको दिल पर नहीं लेते हैं या अपने मनोमस्तिष्क के ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। कुछ दिन पहले विद्यानिवास मिश्र कह रहे हैं कि मेरे एक साथी जो है वो संगीत का जो कार्यक्रम था उसको सुनने के लिए रात को 9 बजे गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। यानी साथ में जाने के लिए मेरे चिरंजीव ने और मेरे यहाँ एक मेहमान के रूप में आधुनिक वातावरण में पली बड़ी एक कन्या की अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था। शहरों की देखिएगा वर्तमान जो संदर्भ है उस वर्तमान संदर्भ को लेखक ने कैसे अपने निबंध में जो है पिरोया है। यानी वर्तमान जो हमारी सामाजिक स्थिति है उस सामाजिक स्थिति और सामाजिक जो वातावरण है या शहर का जो वातावरण है उस शहर के वातावरण में जो है कोई भी सुरक्षित नहीं है। विशेषकर जो है लड़कियां तो सुरक्षित है ही नहीं। तो महानगरीय वातावरण पली कन्या की अनुमति मांगी कि शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति, शहरों की असुरक्षित स्थिति यानी हम शहर में रह रहे हैं लेकिन शहर में रहते हुए भी क्या है असुरक्षित हम महसूस करते हैं। तो ये हमारे समाज की एक जो है विकृत जो मानसिकता है उस विकृत मानसिकता की ओर लेखक का जो है इशारा किया है। मैंने आपको हमेशा अपनी क्लास में जब भी अपन पढ़ते हैं अध्यापन करते हैं तब मैं आपको एक बात बार बार आपको कहता हूँ कि साहित्य जो है मनुष्य के लिए होता है। यानी साहित्य जो है उसका केंद्र बिंदु, साहित्य के केंद्र बिंदु में मनुष्य ही होता है और मनुष्य का कल्याण करना ही साहित्य का उद्देश्य होता है। जाने को नहीं देना चाहता था पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई। जल्लाई साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है। देखिएगा यहाँ जो है संगीत में मन लग जाता है, संगीत में मन लग जाता है। यानी संगीत जो है वो जीवन जीने के लिए एक आवश्यक औषधि है। यहाँ लेखक ने इस बात पे प्रकाश डाला है कि संगीत जो है वो हमारे मनो मस्तिष्क को और हमारे मानसिक विचारों को शुद्ध करता है और संगीत में आदमी अपने आप में खो जाता है और वो अपनेपन का जो भाव है कि मैं क्या हूँ उस वस्तुतः स्थिति से जो है उसमें गम जाता है या खो जाता है। तो संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत हो गई पर मैं अकुला उठा, मैं व्याकुल हो उठा। यानी कवि ने, लेखक ने, निबंधकार ने ऊपर की पंक्तियों में कहा है कि कभी कभी छोटी छोटी बात भी जो है वो आपको अत्यधिक परेशान करने लग जाती हैं जबकि उनकी कोई वजह नहीं होती, कोई बहुत बड़ा कारण उसका नहीं होता। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी हाट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। यानी कोई भी जो है गली में किसी तरीके की हाट होती तो मन जो है उद्विग्न होता, उदग्र होने लगता और देखता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क दिख जाती थी पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं, यानी कोई जानवर कोई दिखाई नहीं देता था। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। एकाएक मन में कई दिनों से उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज उठी।
मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सिनुरवा, तय राम घर लौटई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे घर राम लौट आते, मेरे घर राम लौट आते। यानी कवि ने, लेखक ने यहाँ अपनी भावभूमि जो है अपने बच्चों के साथ जो है जोड़ी है। यानी किस तरीके से आकुलता जो है दिखाई दे रही है लेखक के व्यक्तित्व में। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विवल होकर गाती, और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता, पर इस प्रतीक्षा में एकाक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया। यानी इस प्रतीक्षा में, किस प्रतीक्षा में? अपनी एक जो है मेहमान कन्या और अपने चिरंजीव की जो अकुलाहट उसके मन में थी, वो एकाहत कवि की जो है अपनी पूर्व की जो जीवन था उससे कवि ने यहाँ पे उसको जोड़ा है कि किस तरीके से मेरी दादी नानी भी इसी तरीके से अकुलाहट में व्यतीत करती थी। रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की संकल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। और पिछली पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने जो है दादा दादी माँ बाप की जो पीड़ा है उसको समझ नहीं पाती, और जो पीढ़ी है वो अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से किस तरीके से उद्विग्न हो जाती है। यहाँ मैंने आपको जब अपन ने पढ़ना प्रारंभ किया था तब बताया था कि आने वाली पीढ़ियाँ और पुरानी जो पीढ़ी है हमारी उसके विचारों में तादाद में नहीं है। हम हमारे पुरानी पीढ़ी के प्रति शंकित भाव से रहते हैं या आशंकित भाव से हम ग्रसित रहते हैं, और इस आशंकित भाव से लेखक इस निबंध में भी ग्रसित हो रहा है। मन में यह प्रतीति नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती, लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। आपने देखा होगा कि समाज में जो है दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, अभी हाथरस का कांड हुआ है। यानी समाज में हम आए दिन जो है कुछ ना कुछ लड़कियों के साथ अनहोनी घटना देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम दरिंदगी जो है देखते रहते हैं। तो आज के इस वातावरण में हमारी जो पीढ़ी है उन हमारी पीढ़ियों की चिंता, पुरानी पीढ़ी या हमारे माँ बाप को उनकी स्वाभाविक चिंता होती है और दुश्चिंता भी उनको होने लगती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो गया हो और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। यानी लौटते वक्त कुछ हो जाए तो मेरे अंदर अनायास ही जो है ये भाव जागृत होना अपराध बोध का कि मैंने ही तो उनको जाने की अनुमति दी थी, मैंने ही अनुमति देकर के उनको गलती की है। इस अपराध के भाव बोध से लेखक जो है आशंकित या चिंतित हो जाता है। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है, धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ हो न जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम मन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। यानी माँ बाप की जो चिंताएं हैं
उन माँ बाप की चिंताओं को स्पष्ट रूप से लेखक ने रेखांकित किया है कि संसार सागर में कितनी कौशल्याएं हैं, कितनी कौशल्याओं के जो राम है वो वन में है, और कितनी कौशल्याओं के राम की मुकुट भीग रहे हैं। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास के कानन की सत्य अवध समाना कहा और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल देख पड़ती। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम की लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सबके बीच एक संगति होनी चाहिए। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। यानी यहाँ अभिषेक की जैसे ही प्रसन्नता की कोई बात मन में अंकुरित होती है, प्रस्फुटित होती है, तो मन भी जो है प्रस्फुटित या अंकुरित होता है या प्रसन्नचित्त होता है। मन में प्रतिष्ठा हुई, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया, और मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या की मात्र स्नेह में था। वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। यानी यहाँ मुकुट जो है प्रतीकात्मक है स्नेह का, प्यार का और प्रेम का। यानी हमारे मन में हम जो है किसी व्यक्ति के प्रति प्यार और स्नेह रखते हैं तो वो भाव अमिट होते हैं, भले ही चाहे वो अपना रूप बदल ले। तो राजा राम के साथ उसके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमर बंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए, और अखंड शोभावती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वसित कर आए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कूसों, कंकड़ों, पत्थरों को की वैसी ही ताज़ा चुभन लिए बरकरार है, क्योंकि जिसका आसरा असाधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे, और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं बल्कि एक काल कोठरी में बंद जलावनी की तरह दिन बिताएंगे। यानी कवि ने जो है यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अपनी बात को जो है वर्तमान पीढ़ी के साथ जोड़ते हुए वर्तमान पीढ़ी की जो मनोदशाएं हैं, उन मनोदशाओं का जो पुरानी जो पीढ़ी है जिसकी वो संस्कृति है, उस संस्कृति का कवि ने किस प्रकार से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक संदर्भों में क्या है व्याख्या प्रस्तुत की है। धन्यवाद मित्रों, कल हम और इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।